आदाब दोस्तों, मैं हूं सैयद मिराज और आप सभी का फिर से खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में। दोस्तों, हम हर हफ्ते हाजिर होते हैं एक नई शख्सियत के साथ जिनसे रूबरू होते हैं, बातें करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और जो उनके जिसकी वजह से वो इस ज़माने में नाम कमा रहे हैं, अपनी एक पहचान बनाई है उन्होंने, उसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। और हमारी कोशिश होती है कि हम आप सभी के दरमियान आकर कुछ ऐसी अहम बातें कर सकें जिससे आपकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आ सके। दोस्तों, ये है संदीप तोमर जी, जो कि जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश के खतौली से है। और ये उस्ताद हैं। पूरा नाम अगर इनका मैं लूँ तो डॉक्टर संदीप तोमर जी बहुत बड़े नॉवेल हैं, कविताकार हैं, बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं और इन्हें बहुत से इनामात से भी नवाजा जा चुका है। बहुत बड़े शख्सियत हैं, जिनसे हम इनकी जिंदगी और इस कामयाबी तक पहुंचने के सफर के बारे में बात करेंगे। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पेज पर दूर पर, हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात में। संजय जी, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो ये सफर रहा कितना मुश्किल भरा रहा और कैसे आपने मतलब इस मंजिल तक अपने जो है शुरुआत से लेकर इस मंजिल तक पहुंचने में क्या जद्दोजहद थी। मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको जी अपने सर। पुराने जीवन से कुछ रूबरू कराना चाहूंगा। आपके जी दर्शकों को, जरूर। हमारे तमाम दर्शकों को। मैं 11 महीने का था जब मुझे पोलियो का वायरस डस गया। यूं कहना चाहिए कि मेरी जिंदगी के जो हसीन पल थे, उन पलों को एक अलग तरीके से जीवन जीने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ मेरे परिवार का जो मुझे सहयोग रहा। मेरे पिताजी एक विद्यालय में प्रिंसिपल थे। मुझे याद आता है वो सफर, जब वो अपने स्कूल जाने से पहले मुझे अपनी साइकिल पे बैठा कर पहले मेरे स्कूल छोड़ा करते थे और उसके बाद वो अपने स्कूल जाया करते थे, और दोपहर को जब छुट्टी हुआ करती थी यही सिलसिला फिर चलता था। तो मैं कहना चाहूंगा कि बहुत आसान नहीं था मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो पोलियो के दंश को झेल रहा था, उसको अपनी बेसिक तालीम लेना, बुनियादी तालीम लेना उसके लिए बहुत मुश्किल था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि लगभग 9 वर्ष की जो मेरी उम्र थी, उस उम्र तक मेरा अलग अलग जगह अलग अलग लोगों से इलाज चलता रहा, जिसके चलते मैं प्रॉपर तालीम के लिए नहीं जा सकता था। मुझे अपनी पहली शिक्षा प्राप्त करने के लिए सीधे 5वीं कक्षा में दाखिल होना पड़ा, और उसके बाद का जो मेरा सफर रहा वो एक शानदार सफर रहा। और जैसे कि आपने अभी मेरे दर्शकों को, अपने दर्शकों को बताया मेरी शिक्षा के बारे में, वो सब ग्रहण करने के लिए मुझे अलग अलग जगह पे रहना पड़ा, मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और आप समाज की स्थिति देखते होंगे, समाज में बहुत सेंसिटिव लोग, बहुत संवेदनशील लोग नहीं हैं, जिसके चलते जी मुझे बहुत तमाम तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बसों से लेके, बसों के ड्राइवर से लेके, और कॉलेज में पढ़ाने वाले जो हमारे उस्ताद रहे हैं, उन सब के साथ मुझे बार बार संघर्ष करना पड़ा, बार बार उनके साथ मुझे रूबरू होना पड़ा चीजों के लिए, और बहुत तल्ख मिजाज के साथ भी कई बार रहना पड़ा। और इस चीज के चलते हुए बहुत सारे लोगों के सामने मेरी एक जो इमेज बनी, वो ये भी बनी कि बहुत मगरूर और रूढ़ किस्म के आदमी हैं। लेकिन ये जरूरी था और वाजिब भी था मेरे जैसे इंसान को उन सब लोगों का मुकाबला करने के लिए जो तमाम रुकावटें, तमाम मुश्किलात पैदा करना चाहते थे। तो इसीलिए आज मैं किसी के साथ बात कर रहा था तो कह रहा था कि जब लोग अपने अध्यापकों की शिक्षक दिवस पे बधाइयां देते हैं तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, और मैं देखता हूँ कि किस तरीके से मुझे बैरियर बना के रोका गया। एक बहुत दिलचस्प किस्सा मुझे याद आता है, अगर आप इजाजत दें तो जी आप लोगों जी। के साथ में जी उसको जरूर। शेयर करना चाहूंगा। मैं मुजफ्फरनगर में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में ट्रेनिंग ले रहा था, टीचर ट्रेनिंग। तो मेरे जो वहाँ के अच्छा। प्रिंसिपल थे, बेसिकली वो कार्यवाहक प्रिंसिपल थे। उनकी नियुक्ति प्रिंसिपल के पद पे नहीं थी, लेकिन वो उसको उस पद को हम्म। देखते थे। उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर संदीप तोमर, फिजिकली डिसेबल्ड होके आपका एडमिशन तो हो सकता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके कैसे जाते हो। और मैंने सिर्फ इतना कहा कि अच्छा। ये वक्त बताएगा, और इंशाअल्लाह ऊपर वाले की मेहर थी मेरे ऊपर, या उसका एक आशीर्वाद था। एक है ये यही कि मेरा जो जज्बा था और पढ़ने का जो जो लगन मुझ में थी, उसके चलते हुए जब मैंने प्रथम वर्ष में
अपने संस्थान को टॉप किया और उसके बाद मैं बेखौफ होकर उनके ऑफिस में गया और मैंने उनको रिजल्ट दिखाया। मैंने कहा देखिए आप मेरा परिणाम देखिए, और मैंने भी कहा कि हर उस्ताद आप जैसा हो और हर चेला मेरे जैसा हो। तो जी युद्ध में भी मजा आता है, इस लड़ाई में भी मजा आता है, लेकिन ध्यान रखिएगा हर कोई संदीप तोमर नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं आप जैसे लोगों के डिमोरलाइज करने की वजह से वो लोग सुसाइड तक कर लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो प्लीज आप किसी और संदीप तोमर को ऐसा मत कहिएगा। लेकिन बाद में परिणाम ये हुआ कि उन्होंने उस बात को पॉजिटिवली नहीं लिया और उन्होंने बहुत कोशिशें की मेरे मार्क्स को काटने की, और फाइनल ईयर तक आते आते मैं सेकंड टॉपर था और जो फर्स्ट टॉपर लड़की थी उसके सिर्फ 2 अंक मुझसे ज्यादा थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिंदगी में, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें अपना हौसला नहीं हारना चाहिए, हमें अपने हौसले के साथ काम करना चाहिए। मेरा लेखन की शुरुआत भी एक मजेदार किस्से से होती है। आज ही मेरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रोमेश चंद्रा का कॉल आया था, तो मैं उनको बता रहा था एक फिलोसफी की प्रोफेसर हुआ करती थी डॉक्टर जयश्री माथुर। जब वो पढ़ाती थी तो मुझे फिलोसफी दर्शन शास्त्र जैसा बोर्ड विषय समझ में नहीं आता था, और कुछ उनके पढ़ाने का स्टाइल कुछ ऐसा था कि मैं उसको ठीक तरीके से समझ नहीं पाता था। तो जहां मेरा रूम था उसके आसपास में कुछ पेड़ थे और उन पेड़ के पत्ते थे, तो मैं अपना जो मेरे पास नोटपैड होता था उस पे उन पत्तों को गिरते हुए देख के कुछ अनगढ़ जैसी कविताएं लिखने की कोशिश की। और मजेदार बात यह है कि मैं लिखता गया और मेरा वो पूरा नोटपैड भर गया। और चांस की बात है कि उस समय हिंदी एकेडमी दिल्ली से एक योजना निकली थी जिसमें वो किताबों को प्रोत्साहन दिया करते थे और 7,500 रुपया उस समय वो किताब के लिए दिया करते थे। मैंने अपनी पांडुलिपि वहां पे भेजी और वो छप गई, और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया और उसके बाद कहानी संग्रह भी इसी तरीके से आया। और इसके साथ साथ एक और बात यह है कि मेरी एक बहुत अच्छी मित्र हुआ करती थी परम ज्योति, वो कुछ कविताएं लेके आई थी। वो कविताएं बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो मैं उनकी कविताओं को सुधार के उसको अच्छा बनाने की कोशिश करता था। और मजेदार बात ये रही कि उनकी वो सारी कविताएं कहीं ना कहीं छप जाती थी और अवार्ड ले आती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम मेरी कविताओं में इतना अच्छा सुधार करके उनको अवार्ड दिलवा देते हो तो फिर अपनी कविताएं क्यों नहीं भेजते। लिखता तो मैं था लेकिन वो कविताएं ऐसा नहीं करता था। इस तरीके से वो सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इरफान मेरे मित्र हैं, उनके पिताजी भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इरफान के साथ हम नेपाल में एक बार गए थे, तो वहाँ मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ, तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि रही इस लेखन के दौरान। और आत्मकथा की भी मेरी 2 किताबों के वॉल्यूम आ चुके हैं। जी संदीप जी, आपकी पहली कविता संग्रह आई थी 2002 में, सच के आसपास। जी, उसी का दिलचस्प तो बातों का सिलसिला आगे बढ़ाना मैं चाहूंगा कि आपके जो कविता संग्रह है सच के आसपास, इससे अगर कोई कविता या कोई आप हमें कुछ सुनाना चाहें तो मजा आ जाए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको उसमें से 1-2 कविताएं सुनाना चाहूंगा। काश मैं विक्रम का सिंहासन पा जाऊं, पर इतना कुछ करने के लिए मुझे कितना कठोर बनना होगा। हर एक रिश्ते को नजरअंदाज करना होगा और मानवता को हनन करना होगा, और नारी जो शापित है सदियों से, मुझे इतिहास दोहराकर फिर से उस नारी को अपमानित करना होगा, क्योंकि मुझे इंसाफ का देवता जो बनना है। पुरुष तो मैं हूं ही, पुरुष सत्ता को कायम करना है। हे राम, सुना है तुमने पतित अहिल्या को पाषाण से नारी बना किया था उद्धार कभी, और राजा बनने के बाद इंसाफ तुम्हारा सीता से पहले अग्नि परीक्षा फिर उसका परित्याग। और हे धर्मराज कहलाने वाले कुंती पुत्र युधिष्ठिर, तुमको जुए में हार तुमने इतिहास रच डाला। नारी की गरिमा को भूल पत्नी को ही दांव पर लगा डाला। हे राम, तुम सीता का त्याग करके मर्यादा पुरुषोत्तम बने रहे, और युधिष्ठिर तुम धर्म पर डटे रहे। धन्य इंसाफ तुम्हारा, तुम अपने इंसाफ से इतिहास में अमर हो गए। काश तुम समझ सकते सीता का धर्म, द्रौपदी का मर्म। सदियों पुराना कल और आज, युग बदलता गया पर न समझ पाया पुरुष नारी की पीड़ा। न सुनी तुमने नारी की गुहार। काश फिर से हो इंसाफ की पुकार, तो मैं उन धर्म के देवताओं को नारी के हाथों दंड दिलवाऊं। उस नारी ने से तुम्हें साधारण मनुष्य कहलवाऊं। हे बेकसूर नारी पर अन्याय करने वाले पुरुष, शायद यही हो इंसाफ। तूने तो बेकसूर नारी के साथ किया था अन्याय, मैंने तो फिर भी तुम्हारा कसूर माफ कर सिर्फ उस नारी को देवी का दर्जा दिया है, सिर्फ उस नारी को देवी का दर्जा दिया है।
तो एक क्या अलग अंदाज कहने में हैं कविता कहने की कोशिश की थी। जी। एक और लंबी थोड़ी सी कविता है, अगर आपके पास समय हो तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जी अ, बिल्कुल। कविता का शीर्षक है मेरे कर्णधार तुम। उस रात हम्म। चांद अपनी पूरी जवानी पर था। उस रात चांद अपनी पूरी जवानी पर था, वो रात शायद पूनम की रात थी। उस रात मैंने देखा समुद्र की लहरों का चट्टानों से टकरा वापस लौट आना, और चट्टान को चूर चूर कर देने के हौसले के साथ अपने पूरे जोश में एक बार फिर टकराना। अचानक मुझे लगा समुद्र का अथाह जल एक रंगमंच है। अचानक मुझे लगा कि समुद्र का अथाह जल एक रंगमंच है। मैंने देखा अपने अतीत के एक एक पन्ने को दृश्य में बदलते। मैंने देखा समुद्र छोर तक आने वाले रास्ते तक मैं और तुम साथ साथ चल रहे हैं। उस रेतीली जमीन पर मैं तुम्हारे हाथ के सहारे आगे और आगे बढ़ी चली जा रही हूँ। रेतीले पथ को पार कर चट्टानों तक चढ़ने का सफर हमने साथ साथ तय किया, और हम छोर तक पहुंच गए तो तुम्हारा अचानक मुझे छोड़ पीछे हटकर अट्टहास करना। शायद उस पल मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने खड़ा था तुम्हारे रूप में। मेरे गले से पीड़ा के शब्द निकले, मेरे प्रश्न बंद। तुम तो सदा से देते रहे थे आश्वासन, पग पग चलूंगा साथ बनकर तुम्हारा कर्णधार। और जब सबसे अधिक मुझे तुम्हारी जरूरत थी, और जब सबसे अधिक मुझे तुम्हारी जरूरत थी, तुम ही मुझ पर कर रहे हो अट्टहास। उस पल तुम वापिस चल पड़े बिना जवाब दिए मुझे अकेला छोड़। मैंने कभी नहीं छोड़ा तुम्हें अकेला, साथ रही तुम्हारे साया बन, और तुमने आश्वासन भले न दिया हो साथ निभाने का जीवन के अंतिम पड़ाव तक, पर आभास तो तुम कराते रहे। पर आभास तो तुम कराते रहे जैसे तुम ही मेरे सबसे करीब हो। तुम्हारी ही सहानुभूति मिली थी मुझे दर्द के पलों में। अचानक समुद्र की लहर, उसमें एक तूफान उठा। मैंने देखा लील होते विराट रंगमंच, एक पल में समुद्र की लहरें हो चुकी थी शांत कर मेरे मन को आसान। शायद ये पांव फटने का समय था, और मेरे पैर वापिस हो लिए रेतीले पत्थर, और मेरे पैर वापिस हो लिए रेतीले पत्थर। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। देखिए, आपने कविता का जो है मतलब आपने कविता लिखना शुरू किया, उसके बाद फिर आप नॉवेल की तरफ, स्टोरी राइटर की तरफ जो है आपने जो है अपना रुख किया। अब मैं कह सकता हूँ कि कोई भी राइटर हो या कोई भी कविताकार हो, कोई भी संगीतकार हो, अपनी जिंदगी से ही सारी चीजें देखता है और वहीं से उठाता है। और जैसा कि आपने शुरुआत में बताया, आपकी जिंदगी कितनी मुश्किल भरी रही और आपसे जो लोग मिले वो भी उसी तरीके के मिले। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो चीजें आपकी कहानी में, आपकी कविताओं में उनका झलक मिलता है। और आपकी जो है बायोग्राफी भी है, एक अपाहिज की डायरी। जी। तो उन चीजों को फेस करके और फिर कविताओं में ढालना, राइटिंग में ढालना, नॉवेल में दिखाना, कितना कुछ मुश्किल रहता है। हाँ, नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है। जो लोग लेखन से इत्तेफाक नहीं रखते, उनके लिए शायद ये मुश्किल होता है। और मेरा कहना ये भी है कि हम किसी भी विधा में लिखें, हमारे जज्बात, हमारे आमने सामने जो चीजें बिखरी पड़ी हैं, या मैं ये कहूँ कि जो कथानक हमारे सामने है, अगर लेखक थोड़ी सी भी चतुराई के साथ काम करता है, तो मुझे लगता है कि वो किसी भी विधा में उसको ढालने की कुव्वत रखता है। अब जैसे मुझे लगता है कि अधिकांश जो युवा होता है, बल्कि कहना ये चाहिए कि हर तीसरा युवा कवि हो जाता है, लेकिन वो उसको कितना सस्टेन कर पाता है महत्वपूर्ण है। कविता से शुरुआत जरूर हुई, लेकिन उसके साथ साथ मैं लघु कथाएं भी लिख रहा था, और वही चीजें जो समाज में जो उत्पीड़न मैंने देखा, अलग अलग तरह की जो घटनाएं मैंने देखी, गरीबी, कुपोषण, जो जिस तरह की चीजें मुझे विचलित करती थी, मुझे मेरे मन को वेदना देती थी, वो सारी चीजें मैंने कविता में भी ढालने की कोशिश की, और वही चीजें मेरी लघु कथाओं में भी उनको स्थान मिला। और जहां तक आप जो भी मुझे जो आप बात कह रहे थे, उपन्यास में लेखक का अपना जीवन बहुत हद तक रहता है, मैं इस बात से भी इत्तेफाक रखता हूँ। ये वास्तविकता है कि लेखक आसमान से चीजों को उतार के नहीं लिख सकता है। उसने जो यथार्थ भोगा है, जो चीजें उसने देखी हैं, जो जीवन में उसको वेदना देती हैं, वो वेदनाएं, वो चीजें उसके लेखन का हिस्सा बनती हैं।
और जो मेरा उपन्यास था थ्री गर्लफ्रेंड, उसमें भी मेरे अपने जिंदगी के बहुत सारे निजी अनुभव थे। जब मैं गांव से आया तो एक भोले भाले लड़के के रूप में दिल्ली आया था, लेकिन दिल्ली मुझे अपने रंग में रंगती गई और मुझे बहुत ज्यादा हिचक भी नहीं होती इस बात को कहने में कि दिल्ली मुझे अपने रंग में रंगती रही, और वो जैसा मुझे बनाना चाहती थी, जैसा मुझे संवारना चाहती थी, मैं उस सांचे में ढलता गया, उस तरीके से संवरता गया, और उसके बाद जैसा भी हूं मैं अपने पाठकों के सामने हूं। तो उस उपन्यास का कथानक में भी मैंने अपने जीवन के बहुत सारे अंश को उठाया। और मजेदार बात यह है कि हालांकि उपन्यास में चीजें बहुत सीधे सीधे नहीं लिखी जाती। मेरे जीवन में 3 महिला पात्र ऐसी आई जो मुझसे प्रेम तो करती थी, लेकिन चूंकि उनको ये लगता था कि एक फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति हमारा पति बन पाएगा, अच्छा पति बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो शायद एक संकोच था, और किसी ने सीधे तो किसी ने इनडायरेक्ट तरीके से उस बात को कहा। और मैं उनको हमेशा ये कहता रहा कि मैं सब चीजों को सामना करने के लिए तैयार हूं और मुझे रिजेक्शन का बिल्कुल डर नहीं लगता। सबसे बड़ी समस्या है कि जो युवा अपना करियर बनाने के लिए आता है वो रिजेक्ट होने से डरता है। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप रोजगार में भी जाते हैं तो वहां आपका सिलेक्शन नहीं होता है, वो सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है, वो रिजेक्शन प्रोसीजर है। तो जिंदगी में भी आपको बार बार रिजेक्ट होने के लिए तैयार होना चाहिए, और जो व्यक्ति रिजेक्ट होने के लिए तैयार होता है, मैं समझता हूँ वो बेखौफ होकर काम करता है और उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो उन को अगर मैं आज कहूं, अगर कहीं मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि उस संदीप तंवर को आपने जिस हाल में छोड़ा था वो उस हाल में नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ता गया। और उस उपन्यास की तीसरी नायिका ने कभी ये कहा था अपनी किसी सहेली को कि ये व्यक्ति बहुत आगे तक जाएगा और इसकी ऊंचाई इतनी होगी कि जब मैं गर्दन उठा के ऊपर देखूंगी तो मुझे अफसोस होगा। उसकी सहेली से उसकी जो वार्तालाप हुई वो एक बहुत अलग किस्सा है, उपन्यास में बहुत लोग उसको पढ़ेंगे, लेकिन आज मुझे लगता है कि शायद वो बात सच हुई, शायद वो उसके मन की आवाज थी जिसको ऊपर वाले ने सुना, और मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बिल्कुल। और मुझे शेर बड़ा अच्छा याद आता है कि मैं कभी अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मैं कभी अपने हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। तो बिल्कुल ये बात सच है कि इंसान अगर चाहे तो अपनी मेहनत से उस मकाम को और उस लिखे को बदल सकता है जो ऊपर वाले ने इसलिए लिखा है, क्योंकि कई बार ऊपर का लिखा दुआओं से भी बदलता है और मेहनत से भी बदलता है, जो आपने प्रूफ कर दिया, और ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपने जो लिखना शुरू किया जी, तो कोई खास राइटर ऐसे थे जिनको देखकर आपको इंस्पिरेशन मिली कि हाँ मुझे लिखना है, या यूं कहूँ कि ये दिल की चाह थी कि नहीं भाई मुझे लिखने है, मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैं लिख सकता हूँ, लोगों को अपनी बातें बताकर उनको जो है इस लायक मजबूर कर सकता हूँ कि तुम मेरी बातों को सुनो और पढ़ो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मेरा अपना निजी विचार है कि एक व्यक्ति को खुली किताब के लिए की तरह से होना चाहिए। अभी 2 रोज पहले मैं अपनी एक मित्र से बात कर रहा था, बहुत खास मित्र से बात कर रहा था, तो उनको मैंने यही कहा कि इंसान को खुली किताब होना चाहिए, लेकिन वो हर किसी के सामने किताब खुल जाए, इतनी सस्ती किताब भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि उस किताब की कदरदान हो, उस किताब को पढ़ने की कुव्वत रखने वाले लोग हो, उनके सामने अगर आप खुलते हैं, और पाठक भी उसी तरह से होता है कि जो आपके जज्बातों को समझने की कोशिश करता है, और जब आप पाठक के दर्द को अपना दर्द बना के लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको प्यार मिलता है, आपको मोहब्बतें मिलती हैं, और उन्हीं मोहब्बतों के लिए एक लेखक अपनी कलम को उठाता है और लगातार लिखता जाता है। जी, तो इतना लंबा सफर तय करना और उनमें हर तमाम चीजों को देखना, जब आप जाते हैं किसी कविता गोष्ठी में या आपको बुलाया जाता है बतौर मेहमान, वो मोहब्बत, वो इज्जत जो आपको मिलती है, तो कैसा फील होता है, कैसा लगता है कि आपने क्या कुछ हासिल किया और क्या कुछ हासिल करना बाकी है? मैं भी 2-3 रोज पहले अपने एक साहित्यिक मित्र जिन्हें मैं अपना मेंटोर भी कहता हूँ, सुभाष नीरव जी, उनके साथ बैठा था, तो लगभग इसी तरह की बातें हो रही थी जो आपका प्रश्न है। शायद मेरा एक छोटा सा संस्मरण आपके सवाल का जवाब हो सकता है। तो मैं उनके साथ बैठा था, तो मैंने उन्हें, मेरे लेखन के ऊपर चर्चा हो रही थी, उनके लेखन के ऊपर चर्चा हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अब तक मैंने लिखा वो लिखने की एक कहना चाहिए कि तैयारी थी, वो लेखन नहीं था। अभी मेरा एक उपन्यास आया डायमंड पॉकेट बुक से, S4 सिद्धि,
वो एक रियल जी स्टोरी है। किसी एक नायिका ने अपने जीवन के बहुत सारे दर्द मुझसे साझा किए और मुझे लगा कि उसके हम्म, जीवन को मुझे पन्नों पर उतारना चाहिए, उपन्यास के रूप में लाना चाहिए। और उसके बाद मेरी अपनी आत्मकथा का दूसरा भाग, जिसे कुछ आंसू कुछ मुस्काने नाम दिया है, वो आया। तो इन दिनों दोनों किताबों के ऊपर जब मैं काम कर रहा था तो मुझे लगा कि अब तक मैंने जो इससे पहले 8-10 किताबें लिखी, वो किताबें नहीं थी, वो इन दो किताबों के लिखने की तैयारी थी। और मुझे बहुत ज्यादा हिचक नहीं है इस बात को कहने में कि मैं अगर एस4 सिद्धि को अपने जीवन की पहली रचना घोषित करूं और अपनी आत्मकथा को दूसरी रचना घोषित करूं, तो मुझे इसमें कोई शर्म और झिझक नहीं होगी। और मैं आज आपके इस प्रोग्राम के माध्यम से इन दोनों किताबों से पहले का जो मैंने साहित्य लिखा है उसे मैं खारिज करता हूँ। अच्छा। आपकी एक और नॉवेल है 2017 में आई थी, थ्री गर्लफ्रेंड। जैसा आपने बताया अभी अपने बारे में, तो मुझे लगता है कि ये जो थ्री गर्लफ्रेंड्स है ये भी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। हाँ, उसके कुछ चीजें मैंने आपके साथ अभी साझा की हैं और निश्चित रूप से वो जी बिल्कुल। 3 नायिकाएं मेरे जीवन की नायिकाएं हैं। आज मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये भी खुलासा करता हूँ कि वो मेरे जीवन पर आधारित उपन्यास है। अ, और उन तीनों नायकों तक भी मेरी बात पहुंचे कि अगर वो मेरे जीवन से नहीं जुड़ती तो शायद मैं इतना शानदार नॉवल लिखने की जरूरत नहीं कर पाता। क्या कहने हैं संदीप जी, एक और अहम सवाल है कि जो नए जो राइटर्स हैं, जो नई जनरेशन जो इस तरफ रुख करना चाहती है, जैसा कि आप जानते हैं इस नेम और फेम की दौड़ में हर शख्स चाहता है कि वो शायरी करके नाम कमाए, नॉवेल लिखकर नाम कमाए, स्टोरी टेलिंग और बहुत सारी चीजें। तो आप उनको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे और क्या कुछ उनको बतलाना चाहेंगे टीचर्स डे के मौके पर? हाँ, इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जो नया लेखक है उसने छपने की जो चाह है, जिसे हम छपास कहते हैं, वो उनमें छपास की खटपटाहट बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि जी हमें पेशेंस रखना चाहिए और लिखने से ज्यादा जरूरी है हमें पढ़ना चाहिए। हम ज्यादा पढ़ें, और मैं तो ये कहता हूं कि अगर हम 1000 शब्द पढ़ते हैं तब हमें एक शब्द लिखना चाहिए। क्योंकि जब हम क्या पढ़ते कहें? हैं तो पढ़ने से हमें एक सलीका समझ में आता है कि लोग किस तरीके से लिख रहे हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है और आधुनिक जमाने में क्या लिखा जा रहा है। क्योंकि अधिकतर लोग क्या हम्म करते हैं, अपना जो पास्ट है उस पे ज्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, उस पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन साहित्य वर्तमान पे और वर्तमान से आगे के समय पे लिखने को कहा जाता है। तो ये बात अलग है कि हम शुरुआती दौर में अपने पुराने अनुभवों को लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें धैर्य के साथ काम करना चाहिए और नए लोगों को पुराने लोगों की किताबों को पढ़ना चाहिए, उनसे एक तरीका सीखना चाहिए, एक ट्रेंड सीखना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। और उसके बाद जब हम अपना लेखन शुरू करते हैं, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि नया लेखक ये चाहता है कि उसने जो भी लिखा और जो भी उसने यहीं भेजा वो तत्काल छप जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। हम लोग अगर हम्म 50 मेल करते हैं तो शायद 1, 2 या 5 जगह से रेस्पॉन्स आता है, और 45 जगह से, जो मैंने अभी आपको बात की थी कि हमें रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो ये हर एक बड़े लेखक के साथ होता है। पंकज चतुर्वेदी बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। उनसे भी एक दिन बात हो रही थी तो उन्होंने यही कहा कि हम इतनी सारी रचनाओं को लिखते हैं और लोगों को भेजते हैं, संपादक उनमें से अधिकांश को खारिज कर देते हैं, कुछ ही है जो प्रकाश में आ पाती हैं। लेकिन यकीन मानिए जो प्रकाशित होता है वो बहुत बेहतरीन होता है। तो हम हम्म कोशिश करें, नए लोग कोशिश करें कि धैर्य रखें, अपने लिखे को बार बार पढ़ें, और जो व्यक्ति अपने लिखे को खारिज करने की कुव्वत रखता है निश्चित रूप से वो बेहतरीन साहित्य का सृजन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। संदीप जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि आज जो है कहीं ना कहीं इंग्लिश नॉवेल, इंग्लिश राइटिंग को जो हमारा समाज है वो ज्यादा तरजीह देता है हमारी हिंदी, उर्दू और दूसरे जबानों की किताबों को। उन्हें लगता है कि इंग्लिश जबान की जो किताबें हैं वो ज्यादा अच्छी हैं इनके मुकाबले। तो क्या ऐसा लगता है कि जबान का फर्क पड़ता है, या उसे पढ़कर ये तय किया अगर जाए कि हाँ वो सही है या नहीं? अंग्रेजी जुबान का साहित्य बहुत अच्छा होता तो फिर फैज़ फैज को हम लोग नहीं पढ़ रहे होते, फिर गालिब को हम नहीं सुन रहे होते, फिर शाहिर जी। लुधियानवी जुबान पे नहीं होते, हम्म उमर खयाम की रुबाइयां नहीं पढ़ रहे होते। तो मिल जाती है। सोचता हूँ कि ये बातें ही वाजिब नहीं है, और जो इस तरह की बातें करते हैं
मुझे लगता है कि उनकी बातों को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने बहुत खूब। कहा कि जुबान सिर्फ क्या है, जुबान आपके जो उद्गार हैं, जो आपकी मनोभावनाएं हैं, उनको संप्रेषित करने का एक माध्यम भर है। हम्म। और उर्दू की जहां तक मैं बात करूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब मैं अपना रिसर्च वर्क कर रहा था दिल्ली विश्वविद्यालय में, और मैंने जब अपने कुछ चैप्टर्स थीसिस के लिख के अपने गाइड के सामने रखे, तो उन्होंने बहुत सारे जगह पे सर्कल बना दिए रेड कलर से। तो मैंने कहा सर ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप हिंदी भाषा में लिख रहे हैं और आप उर्दू लिख रहे हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा सर ये उर्दू है। तो मैं जिस जिस इलाके से मैं आता हूँ, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, उसमें उर्दू और हिंदी इतनी घुली मिली हुई है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते व्यक्ति हिंदी बोल रहा है कि उर्दू बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मुझे अंदाजा हुआ कि अच्छा ऐसा है कि क्या वास्तव में ये उर्दू थी। तो मुझे लगा कि वास्तव में मैं इसका मतलब ये हुआ कि एक अच्छी उर्दू बोल सकता हूँ। भले ही मैं उसकी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं जानता, मैं भले ही उस मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ मेरी जुबान रही है, मेरे माता पिता की जुबान रही है, मेरे पुरखों की जुबान रही है। तो उर्दू से तो मुझे एक विशेष प्रेम है। और अगर उर्दू का लिखा हुआ बहुत बेहतरीन नहीं होता तो आज हम मंटो को उर्दू के साथ साथ हिंदी का लेखक नहीं कह रहे होते। मंटो जितने उर्दू के हैं उतने हिंदी के हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि उससे कहीं ज्यादा वो हिंदी के हैं। इसमत आपा को हम पढ़ते हैं, उन्हें भी हम हिंदी का ज्यादा मानते हैं। तो ये है और ये चलेगा। तो इसमें ये बात के अंग्रेजी जुबान को पढ़ने वाले लोग ज्यादा है या वो बेहतरीन साहित्य देती है, ऐसा कुछ नहीं। अगर अंग्रेजी बेहतरीन साहित्य देती है तो फिर मैं लियो टोल्स्टॉय की बात करूंगा, फिर मैं रशियन लिटरेचर की बात करूंगा, फिर मैं कहूंगा कि एक समय था जब रशिया से बेहतरीन लिटरेचर नहीं दिया। फिर मैं मैक्सिम गोर्की के माँ उपन्यास की बात करूंगा। फिर मैं कहूंगा कि माँ करती, जिसे मैं इंडियन गीता कहता हूँ। तो फिर बहुत सारी बातें होंगी, बात बहुत लंबी निकली। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ और ये आज के जनरेशन को ये बात से इत्तेफाक रखना पड़ेगा। एक सवाल है कि हिंदी और उर्दू जबान से किस तरह जुड़ी है आपके हिसाब से, एक ऑडियंस ने पूछा है। और दूसरा मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूंगा उससे पहले कि अंग्रेजी साहित्य भी अपनी जगह उम्दा होते हैं, लेकिन उर्दू की बात तो निराली है, साथ ही हिंदी साहित्य की महत्ता अपनी जगह कायम है। बिल्कुल। तो संदीप जी आपसे एक सवाल किया है हमारे, लिखा है, मैं इससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात जी। और जहां तक बात है उर्दू और हिंदी के साहित्य की, तो इनके एक दूसरे के साथ कितनी निर्भरता है इसके ऊपर तो फिर मैं यही कहूंगा कि जो गंगा जमुना तहजीब है, जिसे हम गंगा तहजीब कहते हैं, वो तहजीब ही इसलिए जिंदा है क्योंकि उर्दू और हिंदी का साथ है। तो अगर उर्दू और हिंदी सगी बहनें नहीं होती तो ये जो हमारा दोआब का क्षेत्र है, जिसे हम गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, तो वो तहजीब शायद नहीं पनपती। और आप ये देखिए कि वही एक बात थी जिसकी वजह से हम जो अंग्रेजों के खिलाफ साथ मिलकर लड़ रहे थे, दोनों जुबान के लोग साथ मिलकर लड़ रहे थे, और वो लड़ाई अधूरी रहती अगर ये उर्दू और हिंदी सगी बहनें नहीं होती और उर्दू गंगा जमुनी तहजीब में इतनी मीठी जुबान नहीं होती और हिंदी के साथ इतने अच्छे तरीके से नहीं बोली जाती। तो इन दोनों को मैं अलग करके देख ही नहीं सकता हूँ। संदीप जी आपकी जिंदगी मुश्किल भरी रही, लेकिन उस मुश्किलात से निकलकर आपने जो मकाम हासिल किया है उसको हमारे पूरे चैनल और हमारे तमाम मेंबरान की तरफ से सलाम। और आप ऐसे ही लिखते रहें और हम उन्हें पढ़ेंगे और पढ़कर लुत्फ अंदोज होते रहेंगे, और हमारी दुआएं और हमारी नेक ख्वाहिशात हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी खूबसूरत और इंस्पिरेशन बातें करने के लिए। थैंक यू। प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम दर्शकों को, अपने पाठकों को और आप सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि ये जो मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बतें दूर तक जाए इंशाअल्लाह। और वाकई उम्मीद है कि आपको आकर यहाँ अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, आप ऐसे लिखते रहें और अपना ख्याल रखें। दोस्तों ये थे संदीप तोमर जी, जिन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें कविता भी है, नॉवेल भी है और लघु कथाएं हैं, और इन्होंने बेशुमार लिखकर
आज वो मकाम हासिल किया जो किसी आम इंसान के लिए हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो इंसान को हमेशा हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जैसा कि संदीप जी ने कहा कि हर शख्स को जिंदगी में रिजेक्ट होने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप हर जगह एक्सेप्ट किए जाएं, आपकी वाहवाही हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि जो शख्स रिजेक्शन के लिए तैयार रहता है वही शख्स आगे चलकर अपने मकाम तक पहुंचता है, अपनी मंजिल तक पहुंचता है। तो उम्मीद है कि आज का भी एपिसोड आपको पसंद आया होगा और अब तक जो एपिसोड्स डाले जा चुके हैं आप उन्हें देखें। आपको कैसा लग रहा है आप हमें ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आप हमें इजाजत दें, रखें अपना ख्याल, फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।